नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपडू उत्तराखंड। भारत पाकिस्तान के बीच बड़ा तनाव पिछले कुछ घंटों से थमा हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 10 मई की शाम सीज फायर की घोषणा की गई। वही भारत और पाकिस्तान ने भी जमीन, समुद्र, हवा में तत्काल संघर्ष विराम पर सहमति जताई, लेकिन घोषणा के बाद ही घंटों बाद पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और जम्मू कश्मीर में कई ड्रोन भेजे। वही इस मामले पर कई राजनीतिक दलों ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। घंटे में जो पाकिस्तान के अंदर हुआ, पाकिस्तान की जनता ने उसको पूरी तरह से देखा। भारतीय सेना की हुंकार देखी और कॉमर्शियल प्लेनों की आड़ में छिपने वाले पाकिस्तान को देखकर महाभारत की याद आ गई कि महाभारत में भी कोई छिपा छिपा फिरता था। अगर आज का भारत 3 कदम कायदे से युद्ध में ले लेगा तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा भाइयों बहनों। और पाकिस्तान के आस्तीन में आतंकवाद नहीं पल रहा है, बल्कि आतंकवाद के आस्तीन में पूरा पाकिस्तान पल रहा है। और ऐसे सांपों को, इनके फनों को कुचलना नया भारत जानता है, बखूबी जानता है, क्योंकि पीएम मोदी जी जिस प्रकार की स्थितियां, परिस्थितियां उन्होंने जीवन में देखी हैं, जिस प्रकार का संघर्ष देखा है, जिस प्रकार से देश की चुनौतियों को देखा है, देश की जरूरतों को देखा है, सांप का मंत्र भी उनको आता है और सांप का फन कुचलना भी भली भांति आता है भाइयों बहनों। वही बहुउपयोगी जमरानी बांध परियोजना और टनल क्षेत्र का नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही वहां किए जा रहे निर्माण कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 15 जून तक गहरा अमृतपुर सड़क तथा अमिया में मोटर पुल का निर्माण कार्य प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाए। साथ ही स्थानीय लोगों को परियोजना कार्य में रोजगार देने के भी निर्देश दिए। बांध जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, केंद्र सरकार ने और हमारी राज्य सरकार ने 90-10 के अनुपात में इसमें पैसा दिया है। इसका काम इस समय तेज़ी से चल रहा है। कई कमियां रहती हैं, काम स्टार्टिंग होने में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं और क्षेत्रवासियों को भी कई दिक्कतें हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज मैंने पूरी टनल का और जमरानी बांध क्षेत्र का निरीक्षण किया है। इसमें जो ग्राम देहरा अमृतपुर है और अमिया में पुल बनना है, एक गांव खिसकने वाला लग रहा है। इसमें हमने निर्देश दिए हैं कि तत्काल प्रभाव से जल्दी बारिश होने से पहले ये सड़क भी ठीक करवाएं और पुल को भी बना दें, वरना 40-50 गांव का हमारा कनेक्शन टूट जाएगा। जून 2024 में टनल का कार्य प्रारंभ हुआ था और 2029 में इसको पूर्ण होना है। इसका डेट ऑफ कंप्लीशन 2029 है। मुझे लगता है जिस स्पीड से इस समय काम चल रहा है, अगर इसमें कमी नहीं आई तो हम जो समय है उस समय अवधि में पूरी तरह से डैम का निर्माण कर लेंगे। इससे जहां तराई भाबर, पूरा हल्द्वानी और गंगेटियन क्षेत्र, हमारा उधम सिंह नगर जिला, यहाँ नैनीताल जिले का तराई क्षेत्र और उधर बरेली जो जिला है तथा दूसरा रामपुर जिला, जो हमारे एग्रीमेंट में लिखा है उत्तर प्रदेश के साथ हमारा जो एग्रीमेंट है, वहाँ की सिंचाई की परेशानी जो थी वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और एक बार ये हो गया था कि पलायन कर रहे थे लोगों ने भाबर क्षेत्र छोड़ना चालू कर दिया था, बने बने मकान भी खाली होने लगे थे। लेकिन लोगों को भरोसा है कि अब पेयजल समस्या इतनी नहीं रहेगी। अब इसको थोड़ी समय बनने में तो लगता ही है, तब तक के लिए लोगों से यही प्रार्थना रहेगी, सब संयम बनाए रखें। बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। आज मैं स्वयं क्षेत्र में गया हूँ। इस समय टनल का पानी भी जिसमें से छोड़ा जाना है उसका काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। इस समय करीब 2800 लाख घन मीटर पानी इसमें छोड़ा जाना है।
9 मील की लंबी 9 किलोमीटर की यहाँ पर हमारी ये पूरी तरह से झील बनेगी। पर्यटन विभाग को झील के चारों तरफ के सौंदर्यीकरण का, आने जाने का, अन्य संसाधन जो लगते हैं पर्यटकों के लिए, उसका भी काम दे दिया गया है, उसके लिए भी धनराशि दे दी गई है। इस तरह से इस प्रोजेक्ट के साथ स्थानीय रोजगार है, पर्यटन को बढ़ावा देना है, सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था सुदृढ़ करना है, ये तमाम चीज़ें एक साथ इसमें सरकार हमारी कर रही है। पैसे की कोई कमी नहीं है, केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, बस काम ठीक हो और काम मजबूत हो, जैसा कि होता ही है। अच्छी कंपनी जाती हैं, अच्छा काम करती हैं और एक उदाहरण हम बनाएं। वहीं केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जातिगत जनगणना को मंजूरी दिए जाने के बाद इसको लेकर देश भर में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड भाजपा ने देहरादून स्थित मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 94 साल बाद जातिगत जनगणना का निर्णय ऐतिहासिक है। इससे देश के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने की बेहतर समझ मिलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए इस दिशा में कभी ठोस कदम नहीं उठाया, जबकि भाजपा ने इसे प्राथमिकता दी है। उन्होंने जनगणना को समाज में बराबरी लाने का माध्यम बताया। देखिए, जातिगत जनगणना का हम लोग एक प्रकार से, हम ही नहीं, पूरा भारतवर्ष लगभग आज़ादी के 94 साल के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। जातियों के बारे में भिन्न प्रकार के तर्क आते हैं। राज्यों ने भी कुछ स्थानों पर जाति की गणना करने की कोशिश की है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब गणना होगी तो प्रत्यक्ष रूप से हर जाति के बारे में एक संदेश रहेगा, उसके आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन होगा और समाज के अंदर जो आरक्षण जिस रूप में दिया जा रहा है उसका लाभ उस समाज को ठीक प्रकार से मिले, उसका एक प्रत्यक्ष रूप से सरकार की जो नीति होगी उस नीति के आधार उसका पालन किया जाएगा। हम प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा जातिगत जनगणना की घोषणा की गई है, हम उसका स्वागत करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि देश के समसामयिक जो विषय रहते हैं, देश के अंदर जो समानता का जो भाव है, इस गणना के बाद उस भाव को और बल मिलेगा। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की ओर से किए गए एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। कहा जाता है कि भारत अनेकता में एकता वाला देश है। इसका उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखने को मिला। वहीं वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने भारतीय मुसलमान और सभी धर्मगुरु का धन्यवाद करते हुए कहा कि जिस प्रकार से इस विषम परिस्थिति में पूरा देश एकजुट होकर भारतीय सेना के साथ खड़ा है, यह हमारे देश के लिए गौरव की बात है। हम सब ने देखा जिस तरह से पहलगाम की घटना हुई, वो निंदनीय, जितनी निंदा की जाए उस घटना की कम है। जिन बुज़दिलों ने हमारे घर में घुसकर हमारी बहनों के सुहाग उजाड़े, हमारे बच्चों के सर से माँ बाप का साया खत्म किया, ऐसे लोगों को वो जिंदगी में नापाक हरकत ना कर सके और जहां से वो संचालित होते हैं ऐसे पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपनी सेना को निर्देश दिया है कि तमाम ऐसे टेररिस्ट कैंप, टेररिस्ट ट्रूप्स को नस्तो नाबूद कर दिया जाए। इन सब को मिटाने के लिए, इस नापाक सोच को, इस आतंक को, इस आतंकिस्तान में जो गंदगी फैल रही है, इसे साफ करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आह्वान किया। पूरा देश एक साथ खड़ा है, सारा विपक्ष एक साथ खड़ा है, सारे मजहब एक साथ खड़े हैं। हमारे यहाँ आपस में कई बार छोटी मोटी बातें होती हैं, बर्तन हैं, खटकते हैं, लेकिन जब देश का विषय आता है तो पूरा देश एकजुट होके एक साथ खड़ा होता है। ए आबेरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, जब उतरा तेरे किनारे वो कारवां हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। यूनान, मिस्र, रोमो सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कुछ बात तो है इस वतन की मिट्टी में, कुछ बात अलग तो है इस वतन की मिट्टी में कि हम आपस में कितने भी इख्तलाफ हमारे हों, कितने भी विरोध हों, लेकिन जब देश की बात आती है तो भारत एक साथ एकजुट होते हुए नजर आता है। और उसी के क्रम में तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ नजर आ रहे हैं। मस्जिदों में दुआएं हो रही हैं, देश की सेना की हिफाजत के लिए दुआएं हो रही हैं, सरहद की हिफाजत करने वाले सैनिक परिवारों के परिवारों के लिए दुआएं हो रही हैं कि देश सलामत रहना चाहिए और पाकिस्तान को जो जवाब देना चाहिए वो जवाब मिले।
अगर इसके लिए हमारी कुर्बानी भी जाती हो, हमारे बच्चों की कुर्बानी भी होती हो, वो बार बार धमकी देता है, परमाणु बम से डराता है। अरे कोई बात नहीं ना, हमारे पास भी है, तेरे पास भी है, तू अपना मार ले, हम अपना मार देंगे, हम कुछ जाएंगे, तू पूरा साफ हो जाएगा, हमारे बच्चे शहीद हो जाएंगे, हम शहादत देने के लिए तैयार, हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार, लेकिन इस नासूर को अब पनपने नहीं देंगे, इस नासूर को खत्म करेंगे हमेशा के लिए। हमारे बच्चे, आने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके, भारत सुरक्षित रह सके, इसके लिए कोई भी कीमत देने के लिए अब हर भारतीय तैयार है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। मैं बधाई देता हूं तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी, सिख धर्मगुरुओं को भी, हिंदू धर्मगुरुओं को भी, जैन धर्मगुरुओं को भी। सब लोग एक साथ एकजुट होकर अब एक सुर में कह रहे हैं, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान जैसी नापाक सोच को हम बहुत जल्द जड़ से खत्म कर देंगे। ना ये रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रा की बढ़ रही संख्या और व्यवस्था को लेकर डीडी हाट विधानसभा से भाजपा विधायक बिशन सिंह जुफाल ने तैयारी और व्यवस्था को लेकर सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस बार चल रही चारधाम यात्रा में धामी सरकार ने पिछली यात्रा में हुई कमियों से सीख लेकर सभी व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त की। वहीं क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम में जिस तरीके से निर्दोष लोगों की आतंकवादियों ने हत्या की, इसका करारा जवाब पाकिस्तान को दिया गया है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को कोई मजहब नहीं होता, वह सिर्फ देश के अंदर आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। एलडी भट्ट चिकित्सालय के जो 200 बेड का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जो है वो स्वीकृत हो चुका है और इसमें करीब 65 करोड़ रुपए की लागत आनी है और ये पैसा भी सैंक्शन हो चुका है और इसका काम जो है जल्दी शुरू होने वाला है। ये भी अपना मिनिस्ट्री से पास हो चुका है कार्य से। डीपीआर तैयार हो गई सर? हो गई डीपीआर तैयार। हाँ, डिक्लेयर होगी कार्य हम कौन करें ये कार्य, ये उत्तराखंड पेयजल निगम जो है ये प्रोजेक्ट जो है इसका उसके अंदर आता है और ये काम करेगा। सर एक सवाल है, देखिए सबसे पहले मैं हर हिंदुस्तानी नागरिक, हर भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे, सभी को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहलगाम में जो हुआ, जो लोगों की हत्या की गई, उसका हिंदुस्तान ने मोदी जी के नेतृत्व में बदला लिया। सीज फायर हो चुका है, लेकिन एक पाकिस्तान को एक स्ट्रांग मैसेज दिया गया है कि भारत बहुत मजबूत है। आपने देखा कि उनकी ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी, चाइनीज टेक्नोलॉजी, हमारी स्टेट ऑफ आर्ट की टेक्नोलॉजी, कहीं आपस में कोई मुकाबला ही नहीं। और ये जीत जो है, इसके लिए मैं चाहूंगा, मेरी अपनी पर्सनल एक ख्वाहिश है कि हर महिला आज या कल सिंदूर लगाए, ताकि वो फौजियों को हम सम्मान दें। और पुरुष भी सिंदूर, चाहे वो अपनी कमीज पे लगा लें, कहीं अपने कॉलर पे लगा लें, कहीं गले पे लगा लें, कहीं ना कहीं सिंदूर लगाएं, ताकि हम अपने फौजी भाइयों को, जिन्होंने देश की रक्षा की है, उनको सम्मान। देखिए, ये इस्लामिक आतंकवाद जो है, सबसे पहले मैं ये कह दूं कि आतंकवाद का, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं। और ये क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये रुकने वाला नहीं है। आपने देखा कभी बॉम्बे में ताज में अटैक होता है, पार्लियामेंट हाउस पे होता है, उरी में होता है, कारगिल में होता है, तो ये चलते ही रहने हैं। इसको कभी ना कभी इसका खात्मा करना।
जब ये खात्मा होगा तभी, अगर वो बच गए तो हम नहीं बच पाए। अगर हमने बचना है तो उन टेररिस्ट जो एक्टिविटीज हो रही हैं और वो जो आतंकवादी हैं उनको खत्म करना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी आतंकवादी का कोई धर्म नहीं और कोई भी धर्म उसके साथ उन वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। फॉर नथिंग। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वही श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का देवप्रयाग पहुंचने पर पालिका अध्यक्ष ममता देवी की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने मंदिर समिति से जुड़ी समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराया। मंदिर समिति के अध्यक्ष द्विवेदी ने बद्री केदार धर्मशाला का भी स्थलीय निरीक्षण किया तथा स्थानीय लोगों एवं यात्रियों से बात भी की। नमस्कार, मैं नगरपालिका अध्यक्ष ममता देवी। जैसे कि आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे माननीय जो केदारनाथ और बद्रीनाथ समिति के माननीय द्विवेदी जी अध्यक्ष जो हैं वो यहाँ पर आए हैं और उनका हमने स्वागत किया है। हमारे सारे भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है और उनको यहाँ पर आकर बहुत अच्छा भी लगा। हमने थोड़ा स्थानीय तौर पे जो मंदिर समिति की जो समस्याएं हैं थोड़ा उनके आगे भी रखी है, तो उन्होंने हमें आश्वासित किया है कि जो भी हो सकेगा हम मंदिर समिति को वो काम करवाने के लिए तैयार रहेंगे। बाकी उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा। उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बातचीत की है और यात्रियों से भी बातचीत की है, तो बहुत अच्छा लगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाहरी और अंदर का कोई मामला नहीं है। वो भी हमारे स्थानीय हैं, जब वो उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड के निवासी हैं तो वो यहाँ पर ही निवास करते हैं, तो वो बाहर के कोई महत्व नहीं रखता। इस विषय में मैं कुछ ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहती। हाँ, मैंने विशेष बात की यहाँ पर जो हमारी मंदिर समिति की जो आवश्यकताएँ हैं, मूलभूत आवश्यकताओं के विषय में बात की है और यहाँ की जो वातावरण के हिसाब से जो भी समस्याएं हैं हमने उनके सामने रखी। उन्हें हमें आश्वासन भी दिया है कि हम अपने काम को सराहना करते हुए आगे बढ़ाएं। मोदी जी के लिए, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैं सबसे पहले तय दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उनके कार्यकाल में बहुत अच्छे कार्य चल रहे हैं। अपने विधायक जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनके क्षेत्र में हर तरीके से विकास ही विकास हो रहा है। इसके लिए हम तय दिल से अपने सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ जहाँ पूरा ब्रह्मांड जो है भगवान केदार और भगवान बद्री विशाल जी की दर्शनों के लिए लालच रहता है। ऐसे संस्थान, ऐसे धार्मिक संस्थान को लोगों को सेवा करने का अवसर मिला है और उसको लेकर अपने राज्य सरकार का विशेष उसके संबंधित हमारे संगठन मंत्री अजय जी और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेतृत्व हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक चार धाम यात्रा और बद्री केदार मंदिर समिति की बात है तो आप जानते हैं कि धाम हमारे आज की तारीख तक हम के दर्शन भी कर चुके हैं और हम सब लोग जो मंदिर समिति है इसके लिए वचनबद्ध है कि जो इसकी पहचान है, जो इसकी पवित्रता है, जो इसका प्राचीनतम स्वरूप है उसको बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। उसके निश्चित ही देखिए जो हमारी संपत्तियां हैं, हमारी मंदिर समिति की जो धर्मशाला हैं, आज मैं पहला दिन मेरा ये दौरे का है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद में आज यहाँ से मैं रात्रि विश्राम रुद्रप्रयाग में करने वाला हूँ। सभी हमारे जो हमारी मंदिर समिति की संपत्तियाँ हैं, हमारे मंदिर हैं, उन तक मैं पहुँचूँगा और जो भी यहाँ पर मैंने निरीक्षण किया है क्या हम यहाँ पर और अच्छा सुविधा कर सकते हैं कि जो यात्री यहाँ पर रुके किसी प्रकार से यहाँ पर हमारी धर्मशाला है उसमें रुकने के बाद में उनको यहाँ पर जो सुविधाएँ देनी चाहिए वो सुविधाएँ किस प्रकार से होनी चाहिए उसको अच्छी प्रकार से करेंगे। उसका संदेश भी वो यहाँ से लेके जाएंगे दूसरे राज्यों में जहाँ से भी आते हैं कि यहाँ पर मंदिर समिति को इस प्रकार से गेस्ट हाउस रहे हैं। वही केदारनाथ में यात्रा के दौरान घोड़े खच्चरों की मृत्यु होने पर सरकार गंभीर है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारियां ली गई हैं। घोड़े खच्चरों के आए वायरस की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य प्रबंधन पूरी तैयारी से आगे बढ़ रही है। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल का कहना है कि घोड़े खच्चरों की नियमित जांच की जा रही है। वही संक्रमण के संकेत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। चार धाम यात्रा में घोड़े खच्चर की जो स्थिति को देख करके लगातार शासन प्रशासन कुछ निर्णय ले रहा है, क्या आपको लग रहा है किस प्रकार से फिर से ये चालू हो जाएगा और कितना तक? जी, अभी वहाँ घोड़े खच्चरों पे यात्रा से पहले जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे और फिटनेस कर रहे थे तो कुछ घोड़ों पे कुछ बीमारी के लक्षण दिखाई दिए और उस समय घोड़ों को जहाँ जहाँ ये ऐसे लक्षण दिखाई दिए वहाँ वहाँ रोका गया था और उनके जो उनका ट्रीटमेंट होता है वो कराया जा रहा था।
तो अभी वर्तमान में घोड़े खच्चर 2-3 दिन के लिए बंद किए गए। आज से हमारे जो माल ढुलाई के घोड़े हैं वो कुछ घोड़े चलने लगे हैं और धीरे धीरे जो स्थानीय नज़दीकी गांव हैं उन घोड़ों खच्चरों की जांच हो रही है। फिटनेस के सर्टिफिकेट उनको दिए जा रहे हैं और धीरे धीरे कुछ आज चले हैं, कुछ कल से चलेंगे। तो इसी तरह से माल ढुलाई के साथ साथ यात्री को भी वो ले जाने लगेंगे। वही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा नरसंहार की घटना को अंजाम देने के बाद भारतीय सेना द्वारा जिस तरह साहस और वीरता से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उस पर काशीपुर कांग्रेस कमेटी द्वारा सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकालकर सेना के सभी जवानों का हौसला बढ़ाने का काम किया गया। आपको बता दें कि काशीपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकालते हुए जय जवान जय हिंदुस्तान के नारे लगाकर सेना का सम्मान बढ़ाया। इस दौरान कांग्रेस की तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने तिरंगे की शान में तराने भी गाए। कांग्रेस पार्टी के द्वारा कांग्रेस पार्टी सैनिकों का सम्मान बढ़ाने के लिए जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों को कुचलने के लिए इस हिंदुस्तान के काम। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बीते दिनों हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। हादसा उत्तरकाशी के गंगा नानी में भागीरथी नदी के पास हुआ था। वहीं इस घटना को लेकर भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने हेलीकॉप्टर सेवा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर की आयु सीमा और फिटनेस निश्चित होनी चाहिए, साथ ही पहाड़ों में डबल इंजन का हेलीकॉप्टर होना चाहिए। एक घटना घटी थी और बीच में था कि मैं हेलीकॉप्टर सेवाएं रोक दी जाए, रुकी भी है। उसके बाद फिर संभवतः बातचीत तो प्रारंभ हो गई, लेकिन मेरा इस विषय पर थोड़ा सा हट के बोलना है। एक तो जो हमारी हेली सेवाएं हैं उनमें जो हेलीकॉप्टर प्रयोग हो रहे हैं उसकी आयु सीमा निश्चित होनी चाहिए, उसकी फिटनेस और उसकी आयु सीमा निश्चित की जानी चाहिए। और दूसरा, कम से कम डबल इंजन हेलीकॉप्टर ही यहाँ अलाउड होने चाहिए, क्योंकि पहाड़ में बड़े दुर्गम क्षेत्र हैं और जब पहाड़ों में हम उड़ते हैं तो काफ़ी रिस्क जोन में रहते हैं। तो डबल इंजन ही अलाउ किए जाएं, ऐसा मैं चाहूँगा कि सरकार इस पर जरूर विचार करे और इस प्रकार के निर्देश जारी करे ताकि लोगों के जान माल की सुरक्षा की जा सके, हमारी यात्राएं सुरक्षित और सुलभ हो सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे एनबी न्यूज़ के साथ।